जिन्हें आमंत्रित कर रही हूं, उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और साहस का परिचय देते हुए पुलिस में अपने कार्यकाल के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने अपने साहस से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर 30 साल तक आतंक फैलाने वाले ददुआ डाकू का सफाया किया, जिन्होंने लखनऊ की गलियों में भटकते हुए करीब 150 मेंटली चैलेंज्ड बेसहारा लोगों को पुनर्स्थापित किया, जिन्होंने 1990 में लखनऊ की गोमती नदी की सफाई को एक जन आंदोलन का रूप दिया, जिन्होंने पॉलिथीन बैग्स के खिलाफ जन जागरण अभियान किया। जी हाँ, हमारे साथ हमारे बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी श्री शैलजा कांत मिश्रा जी मौजूद हैं। उनका सानिध्य हमें प्राप्त है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आएं और आज के विषय पर हमें संबोधित करें। हाँ, इससे पहले कि माफ कीजिएगा, इससे पहले कि वो आए, मैं चाहूंगी कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक छोटी सी फिल्म पर भी हम नजर डालें। Shri Shailja Kant Mishra is a distinguished officer who joined the government as an IPS officer in 1977 from the Uttar Pradesh cadre. He is an LLB and a gold medalist from the Allahabad University. He started his career as an SP and later went on to become DIG Lucknow Varanasi Range, IG Meerut Zone and ADG Special Task Force. During his service, he was awarded the President's Medal 3 times for gallantry, meritorious service and for distinguished service. He was also awarded a commendation certificate by the Chief Minister of Uttar Pradesh for leading the STF in eliminating the dreaded interstate bandit Dadua and his gang, synonymous for terror in UP and MP for over 30 years. Shri Shailja Kant Mishra was also awarded a commendation certificate by the Uttar Pradesh government for his contribution in rehabilitating 150 plus mentally challenged destitute men and women found wandering on the streets of Lucknow. He has carried out an anti-cracker campaign in Jabalpur on Diwali this year, a program also adopted by the Jabalpur police on his request. He is carrying out a clean Narmada river drive in Jabalpur by Shramdan these days with the help of the local youths. He teaches the local underprivileged kids, that too free of cost, at his residence in Jabalpur every day. He has been appointed as a member of the National Advisory Board of the NSS by the Government of India. He served for 6 years as an executive member of the Animal Welfare Board of India in appreciation of his contribution towards animal welfare. We are honored to welcome Shri Shailja Kant Mishra to the 5th Bharatiya Chhatra Sansad. Honorable Speaker of Meghalaya Assembly, विश्वनाथ जी, राहुल जी, आनंद जी, मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और इस देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए मेरे बेटियों और बेटों, ये दूसरी बार लगातार मुझे भारतीय छात्र संसद में आपके बीच में आने और आपसे बात का मौका मिल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं राहुल जी का, उन्होंने ये मौका मुझे दिया फिर से। मैं रहता हूं मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में और घर की छत पे शाम को मोहल्ले के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को 1.5-2 घंटे पढ़ाता हूं। मुझे अच्छा लगता है। कुछ समय पहले मैंने पूछा उन बच्चों से अलग अलग कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, और अलग अलग जवाब मिले। एक जवाब अजीब था। उनमें से एक लड़के ने खड़े होकर कहा कि मैं बड़ा होके हीरो बनूंगा। और ये हीरो कैसा होगा, जब मैंने उससे पूछा तो परिभाषा उसकी जो उसने बताई उसमें थोड़ी दिक्कत थी। जो हीरो उसने बताया वो हीरो है जिसके पास रुपया है, पैसा है, नाम है, शोहरत है। वो हीरो जो कभी असफलता जानता नहीं, जो सिर्फ विजेता है। कुछ फिल्मी सा हीरो। कुछ कंफ्यूजन है इस हीरो की परिभाषा में, आज आपके मन में नहीं होगा, लेकिन 4-6 शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो आज इस हीरो शब्द को ही नहीं, हमारी जिंदगी को डिफाइन करने लग गए हैं, परिभाषित करने लग गए। ये शब्द हैं हार और जीत, सफलता और असफलता, लाभ और हानि,
थोड़ी चर्चा इस बारे में हम कर लें तो ये हीरो शब्द की परिभाषा को समझने में आसानी होगी। ये सबसे पहले शब्द हार, बड़ा डरावना सा है ये। हार शब्द से डर जाते हैं, चेहरे लटक जाते हैं, बुझ जाते हैं हम हार शब्द सुनते ही। कोई वजह है नहीं इसकी। एक प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, देयर आर नो फेलियर्स, ओनली लेसन्स इन लाइफ। और ये बात बड़ी वाजिब है। जिंदगी में हार या असफलता कुछ नहीं होती, खाली सबक होते हैं। हर हार की एक वजह होती है, उसे अगर आप समझ लो और अपनी जिम्मेदारी तय कर लो और समझ लो, औरों की नहीं। मेरी गलती मुझे समझ में आनी चाहिए। तो हार की अगर वो वजह समझ में आ जाए, अपनी गलती समझ में आ जाए, उस गलती को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर दो, उसी समय से आपकी वो हार जीत में बदलना शुरू हो जाती है। और ये बात आपको समझ में आती होगी, लेकिन दिक्कत है हमारे अपने इतिहास की, इतिहास के लेखकों की। इतिहास की दिक्कत यह है कि वहाँ हिसाब रखा जाता है जीत का, विजेता का, सफलताओं का, और वहाँ उसी विजेता की रास्ते की असफलताएं, ठोकरें जो उसने खाई, उन्हें बिसरा दिया जाता है। और इसलिए ये हीरो और जीत और सफलता शब्द जो है ये सही रूप में परिभाषित नहीं हो पाते। सच बात यह है मेरे अपनों, सफलता की हर बुलंद इमारत की नींव में असफलता की गिट्टियां भरी होती हैं। ख्याल करना इसका, असफलता की गिट्टियां भरी होती हैं। कोई सफलता की इमारत, बुलंद इमारत खड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसकी नींव में हार, असफलता न हो। और तमाम एग्जाम्पल्स ऐसे हैं दुनिया में जब लोगों ने इन असफलताओं को, अपनी हार की असफलताओं को जीत की बुलंद इमारत में तब्दील किया। मैं एक दो एग्जाम्पल्स दूंगा आपको। 135 साल पीछे जाता हूं, 14 मार्च 1879। एक बच्चा पैदा हुआ साउथ जर्मनी में। उसके पिता का नाम और उसकी माँ पॉलिन उसकी माँ का नाम, हर्मन उसके पिता का नाम। और ये बच्चा 2.5 साल तक कुछ बोलता नहीं था, कोई 4 साल की उम्र तक भी नहीं बोलता था। माता पिता ने उसको दिखाया डॉक्टर को, कुछ फायदा नहीं हुआ। 7 साल की उम्र तक ये बच्चा जो बोलता था देर तक रिहर्स करता था। और 15 साल की उम्र में ये बच्चा ज्यूरिख के पॉलिटेक्निक के इम्तिहान में फेल हो गया। कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। दिस वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप इस बात को समझना कि जो जिंदगी की छोटी छोटी हार या असफलताएं हैं ये अंतिम नहीं होती। लाइफ इज ए मैराथन, ये शॉर्ट स्प्रिंट नहीं है। आप एक बागी को बस सही राह चलना शुरू तो करो। एक उदाहरण देता हूं आपको और। एक 18 साल का वो उद्यमी जो पढ़ाई छोड़ के 21 साल की उम्र में उसने अपनी कंपनी खोल ली, 24 में अरबपति बन गया, और 30 साल की उम्र में उसकी अपनी कंपनी से उसके अपने साथियों ने उसे बाहर कर दिया। बाहर होना पड़ा उसे, वो टूट के बिखर गया, ही वॉज शैटर्ड। लेकिन दोबारा उसने एक और कंपनी बनाई, लगा, मेहनत की और वापस उस कंपनी को भी हासिल किया। एप्पल, आज सब आप लोग इस्तेमाल करते हो, आईपॉड्स, आईफोन्स। एप्पल कंपनी और उसका मालिक, उसके सीईओ स्टीव जॉब्स। और एक उदाहरण देता हूं आपको यहीं पास, मुंबई का क्रिकेटर, 11 साल का वो बच्चा जो अपने कोच के पास गया और पहले ट्रायल में फेल हो गया, दोबारा बमुश्किलात पास हुआ। ये बच्चा जो अपने पहले क्लब के 2 मैचेस में 0 बनाता है, ये बच्चा जो पूना आता है यहीं आपके शहर में अंडर 15 का ट्रायल देने, वेस्ट जोन का, उसका जो बैटिंग पार्टनर है वो उससे उम्र में बड़ा था। जहां 2 रन थे उसने 3 रन लिए और ये बच्चा जो है वो रन आउट हो गया। रोते हुए पवेलियन आया और फिर पानी बरस गया और कोई मैच नहीं खेल पाया, सेलेक्ट नहीं हुआ वो वेस्ट जोन की अंडर 15 टीम में। उसकी त्रासदी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो बच्चा जब वापस गया उसके पैसे ख़त्म हो गए सारे खाने पीने में, और दादर रेलवे स्टेशन से शिवाजी ग्राउंड तक वो 2 क्रिकेट के अपने बैग्स अपने कंधे पे टांग करके रोता हुआ जाता है, सचिन तेंदुलकर।
जो बात आपसे कह रहा हूं कि सफलताओं की बुलंद इमारत असफलताओं की गिट्टियों से भरी नींव पे खड़ी होती है, और इसलिए आप अपना हौसला न छोड़ना कभी। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि मैं यहाँ हार को ग्लोरीफाई करने आया हूं, तो बिल्कुल सच नहीं है ये। लेकिन कैसी हो ये जीत, कैसा हो ये हीरो, और कैसी हो ये जीत, ये बात जब हम करते हैं तो एक नाम मुझे और याद आता है, बॉबी पियर्स। बॉबी पियर्स 5 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया सिडनी में नाव चलाना सीख गए। 6 साल में 13-14 साल के बच्चों को हरा करके पहली रेस जीती उन्होंने, और 20 साल में वो ऑस्ट्रेलिया के नौकायन चैंपियन हुए। 21 साल की उम्र में वो चले गए 1928 के एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हिस्सा लेने और फाइनल्स में, और वो आगे जीत रहे। आधी रेस पूरी हो गई, बॉबी पियर्स आगे हैं, और क्या हुआ? अजूबा हो गया। एक बत्तख अपने सारे बच्चों के कतार के साथ उस चैनल को पार करने लग गई, वाटरवे को पार करने लग गई जिसमें ये रेस हो रही थी। और बत्तख को क्या पता कि ओलंपिक की रेस हो रही, बीच में नहीं आना। बॉबी पियर्स ने जो किया वो ओलंपिक के इतिहास में अजूबा है। उन्होंने नाव की रफ्तार धीमी कर ली, और नाव की रफ्तार धीमी कर ली। पीछे से केन मायर्स, अमेरिका के नौकायन के चैंपियन, ही वाज कैचिंग अप, और आसपास लोग शोर मचाने लग गए, चिल्लाने लग गए पागलों के तरीके से। लेकिन बॉबी पियर्स ने नाव की रफ्तार न बढ़ानी थी तो न बढ़ाई, और तब तक नहीं बढ़ाई जब तक कि एक एक वो बत्तख का बच्चा अपनी मां के पास सुरक्षित किनारे नहीं पहुंच गया। मित्रों, बॉबी पियर्स ने उस दिन न सिर्फ वो रेस जीती, न सिर्फ सारे ऑस्ट्रेलिया का दिल जीता, न सिर्फ एम्स्टर्डम के रहने वालों का दिल जीता, शायद संसार में उन सबका दिल जीता जिन्होंने इस घटना के बारे में सुना। और यकीन मानो, मुझे ऐसा लगता है जैसे बॉबी पियर्स ने उस दिन उस परवरदिगार का भी दिल जीत लिया। और ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि 1928 की इस रेस के बाद से 1945 में जब तक बॉबी पियर्स ने अपने आप रेस में हिस्सा लेना छोड़ा नहीं, वो एक भी रेस नहीं हारे। 6 साल से उम्र से लेके 32 साल की उम्र तक, अब 32 साल अगले, एक भी रेस नहीं हारे बॉबी पियर्स। मित्रों, जीत हो तो ऐसी, जीत हो तो ऐसी जिसमें कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल के लिए बत्तख के एक छोटे बच्चे को घाव देना, चोट देना मंजूर नहीं। और ये जज्बा अगर आप समझ पाओगे तो बात तब बनेगी। आज तो बात होती है विक्ट्री एट एनी कॉस्ट। आज कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। आपने कभी तर्जुमा किया है ये कट थ्रोट कंपटीशन क्या होता है? ये कट थ्रोट कंपटीशन का हिंदी में अनुवाद करो तो क्या बनेगा? गला काट प्रतियोगिता। कल्पना ही विभत्स है, जहां कटी हुई गर्दनों और नरमुंडों के ऊपर किसी विजेता का सिंहासन लगा हो। कैसे सुखद हो सकता है वो सिंहासन? सच बात यह है मेरे अपनों, ध्यान देना, आप बेईमानी और लालच और क्रूरता और दुर्भाव से भरी हुई जीत बड़ी जहरीली होगी, बड़ी जहरीली होगी ये जीत। इस जीत में बीज दबे होंगे आपके अपने हार के, निराशा के, अवसाद के और विनाश के। दूर रहना इससे आप। हार ईमानदारी की, सच्चाई की, उदारता की और सद्भाव से भरी हुई बड़ी शानदार होगी। आप अगर लगा सको तो इस हार को जिंदगी भर गले लगाना। जीतने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी मौज में जाएगी आपकी, और बड़े फायदे में रहोगे आप इस शानदार हार से, ईमानदारी की हार से, सच्चाई की हार से, सद्भाव की हार से, उदारता की हार से जीतोगे आप और लाभ में रहोगे। और कैसा हो ये लाभ और हानि? एक कहानी सुनाता हूं आपको। कन्फ्यूशियस सुनाया करते थे ये कहानी, चाइनीज फिलोसोफर। एक नदी है चाइना में, उसका नाम है यांगजी। ये यांगजी रिवर जो है, अब भी उसके ऊपर शायद दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और यांगजी रिवर के किनारे कन्फ्यूशियस की उस कहानी का हीरो रहता था, उसका नाम था ज़ैंग।
और जैंग काम करता था किसी बड़े व्यापारी के लिए, जिसने एक दिन उससे कहा कि नदी के उस पार जाओ नानजिंग सिटी में कुछ कारोबार के लिए। सुबह सुबह जब ये जल्दी पहुंच गया वहाँ, तो नगर का द्वार अभी बंद था। तब नगरों में दरवाजे होते थे, आपने भी सुना होगा, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट। वो नानजिंग सिटी का दरवाज़ा बंद था। सिक्कों की थैली को, कपड़े की थैली को सर के नीचे लगा के तकिया बना करके वो लेट गया और सो गया जैंग। और जब उसकी नींद खुली तो दरवाज़ा खुल चुका था, चहल पहल शुरू हो गई थी और जैंग घबरा करके जल्दी से अंदर गया। आधे घंटे बाद उसे याद पड़ा कि वो थैला भूल गया। और जैंग को ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो जितने उसमें चांदी और सोने के सिक्के थे, वापस करने में ज़िंदगी गिरवी रखनी पड़ती उसे। बेहाल, बदहवास घूमता रहा, उस जगह पे थैला नहीं मिला। फिर एक बुढ़ा आदमी आया वहाँ, उसने पूछा, परेशान हो, इसने बताया, वो उसे घर ले गया अपने बूढ़ा आदमी। और उसने पूछा क्या था उनमें। उसने बताया कि एक बड़ा लिफाफा था, उसमें सिक्के थे मेरे मालिक के, चांदी और सोने के। एक छोटा लिफाफा, उसमें सिक्के थे मेरे अपने। और बूढ़े आदमी ने देख करके वो उसे थैला वापस किया। और जैंग ने कहा, कुछ इनाम देना चाहता हूँ तुम्हें। उसको उसकी सांस वापस आई, राहत वापस आई। और उस आदमी ने कहा, मुझे अगर इन रुपयों का, इन सिक्कों का लालच होता तो मैं वापस क्यों करता तुम्हें, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम इन्हें ले जाओ। जब बहुत पीछे पड़ा जैंग, तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छा, कुछ देना चाहते हो तो ये वायदा करो, ये वायदा दो कि जब आगे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, किसी को राहत देना होगा किसी को, तुम इन सिक्कों का मुंह नहीं देखोगे। ये वायदा करके जैंग वहाँ से चले आए, अपना कारोबार किया। कहानी अभी ख़त्म नहीं है, असली बात रह गई। जैंग ने वो कारोबार किया। शाम को जब लौटने लग गए यांगजी रिवर के किनारे, तो वहाँ बाढ़ आ गई थी, तूफान आ गया था, तमाम नावें डूब गई थी, लोग डूब के मर रहे थे। और फिर जैंग को वो बात बूढ़े आदमी की याद पड़ी। उसने अपना सिक्कों का लिफाफा निकाला और निकाल करके उसे वहाँ मछुआरों में बांटा, और ये सुनिश्चित किया कि दर्जनों वो लोग जो निश्चित मौत के शिकार थे वो बचे। और वो बच के जब किनारे आए तो उन लोगों ने जैंग को घेर लिया। उनमें एक नवयुवक ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पिता से मिल लो, बड़ी खुशी होगी उन्हें तुमसे मिलके। और जैंग गया उसके साथ, और आश्चर्य की बात ये वही बुढ़ा था जिसने सुबह लिफाफा वापस किया था। और वो उस बुढ़े ने जब जैंग से कहा कि कैसे निभाऊं तुम्हारा एहसान, कैसे चुकाऊं तुम्हारा एहसान, तो जैंग ने कहा, किस एहसान की बात करते हो तुम, कौन सा एहसान? अरे तुम्हें एहसान मानना है तो मानो उस ईमानदारी का, अपनी ईमानदारी का, जिसके नाते तुमने वो थैला मुझे वापस कर दिया। तुम्हें एहसान मानना है तो मानो अपनी उस सज्जनता और उदारता का, जिसके नाते तुमने वो इनाम सिक्के में मुझसे नहीं लिए जिन सिक्कों से तुम्हारे बेटे की जान बची। तुम्हें इनाम मानना है तो मानो उस सीख का जो तुमने मुझे दी, शब्दों से नहीं, आचरण से। और तुम्हें इनाम मानना है तो मानो उन सत्कर्मों के बीज का जो तुमने मेरी ज़िंदगी में बोया, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ। मेरे अपनों, मुझे नहीं पता ये कहानी सच है या झूठ, ये कल्पना है या वास्तविकता, मैं नहीं जानता। फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि वो सच्चाई और ईमानदारी और सद्भाव और उदारता आप अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो या नहीं। वो बीज आप अपने अंदर बोना चाहते हो या नहीं। फर्क सिर्फ इसी एक बात से पड़ता है। और मैं जानता हूं कि आसान न होगा। ये आप हजारों जो यहाँ बैठे हो आसानी से इसको धारण नहीं कर पाओ। ये छोटे छोटे शब्द हैं, सत्कर्म, ईमानदारी, उदारता, सद्भाव, छोटे छोटे शब्द हैं ये, लेकिन इनमें है बड़ा वजन। सुनना समझना आसान है, इनको लेकर के ज़िंदगी गुजारना कठिन पड़ जाता है। और मुझे पता है कि आप सब के सब ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन उम्मीद है कुछ तो होगे ऐसे, कोई एक तो होगा ज़रूर। और वो एक जो यहाँ होगा मेरे सामने, मेरा बेटी या मेरा बेटा, जिसे मैं पहचानता नहीं, लेकिन जो इन बातों के वज़न को समझता है, उससे बात करने आया हूँ मैं। और उससे ये कहना है मुझे कि ये
वो जलता दिया है। आपको पता, 10,000 बुझे हुए दियों का कोई मतलब नहीं। बढ़िया दिया, अच्छा तेल, अच्छी बाती, उसमें अगर आग नहीं है तो बेकार है, कोई रोशनी नहीं। और एक जलता हुआ दिया कैसा भी हो, वो जला के सारी कायनात को खाक कर सकता है और रोशनी से भी भर सकता है। और आपके बीच में वो एक दिया जो है, उससे मैं बात ये कहना चाहता हूँ। वैसे सबसे एक 4 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। दुष्यंत एक कवि हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, आप में से बहुतों ने सुनी होगी, बड़ी फेमस है वो कविता। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पीर मतलब तकलीफ, परेशानियां। आज देश में, समाज में कितनी परेशानियां हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये आग जिसकी जिंदगी में होगी, दिल में होगी, उसके लिए ये अंतिम बात कहना चाहता हूं। और वो ये, एक छोटी कहानी और 4 शब्दों की, बड़ी नहीं। कुछ नौजवान गए पहाड़ियों में, वादियों में। उनमें से एक नौजवान ने एक गाली उछाल दी। आसपास की पहाड़ियों से एको प्रतिध्वनि वापस आ गई। अब बाकियों ने भी करना शुरू कर दिया, गालियां उछालनी शुरू की, वो गालियां वापस आने लग गई, खेल बन गया। एक फकीर वहां गया, गुजरता था, उसने रुक के कहा, क्यों क्यों मेरे बेटों ऐसा क्यों करते हो? जब तुम जानते हो जो तुम पैदा करते हो वो तुम तक वापस आ रहा है, तो तुम गालियां क्यों उछालते हो? तुम क्यों नहीं किसी संगीत का सृजन करते जिसकी तरंगें आकर के इन क्षणों में तुम्हारे जीवन को आनंद से भर दें? क्यों गालियां उछालते हो तुम? उन नौजवानों ने किया ऐसा, आनंद पाया। वो सीख जो उस फकीर ने दी थी वो दोहराता हूँ आपके आगे। बड़े मर्म की बात है, वो उस जलते दिए को याद होगी, ऐसा मैं समझता हूँ, बाकियों को भी काम आएगी। और वो ये कि लाइफ इज एन एको, ये जिंदगी आपकी एक प्रतिध्वनि है। जो आप पैदा करते हो वो आप तक वापस आ जाता है, कहीं और जा नहीं सकता। जो आपने पैदा किया वो आप तक ही आएगा, वो आपको घेरेगा, अच्छा या बुरा। और इसलिए अगर आप इस बात को याद रखो, एक वो जो न्यूटोनियन लॉ ऑफ फिजिक्स है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, वो फिजिक्स में चाहे फेल कर जाए, जिंदगी में फेल नहीं करता, वो जीवन का सिद्धांत है। और अगर ये बात आपको याद रहे तो आप याद करना और कोशिश करना। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके आसपास के माहौल में, संसार में, औरों की सोच में आपके लिए अच्छाई आ जाएगी। अगर आप अच्छा बोलोगे, सच्चा बोलोगे, मीठा बोलोगे, तो आपके आसपास के संसार में आपके लिए मिठास भरेगी। और अगर आप इन 2 हाथों से जो परवरदिगार ने आपको दिए हैं, इन 2 हाथों से अगर आप सद्भावना के बीज भरोगे अपने और आसपास के जीवन में, अगर आप राहत बांटोगे इन 2 हाथों से, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हजारों हाथ उठ खड़े होंगे आपकी राहत के लिए। मुझे पता है ये करना आसान नहीं, लेकिन आप सबसे एक एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं जाते जाते। और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आप सारी जिंदगी ये न कर पाओ न करना, आप साल भर न कर पाओ न करना, महीने न कर पाओ न करना, हफ्ते न कर पाओ न कर पाना, एक नहीं आधा दिन आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप मुझे दे सको। और सीधा एक्सपेरिमेंट है, सुबह से शाम तक एक रोज ऐसा करो आप, उस दिन अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी निकाल के बाहर कर दो। किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना, कोई आलोचना नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, बस आधा दिन।
और उस दिन आप कोई झूठ न बोलो, कोई फरेब की बात न बोलो और कोई कड़वी बात न बोलो। एक दिन की बात करता हूँ, सिर्फ मीठी और सच्ची और अच्छी बातें करो एक दिन। और उस दिन को आप एक दिन को राहत का दिन बना दो औरों के लिए। औरों का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, वो राहत घर की छत पे चिड़ियों को दानों की राहत, वो राहत चींटियों को आटे की राहत, वो राहत पेड़ों को पानी की राहत, और अगर बांट सके तो और इंसानों को उनको राहत। एक दिन अगर आप ऐसा गुजार सको मेरे अपनों, मेरे बेटियों और बेटों, यकीन मानो ये दिन आपकी जिंदगी बदल देगा। और वो इसलिए कि आप सबके अंदर वो डिविनिटी बैठी हुई है, वो हीरो छुपा हुआ है जिसे आप उभरने नहीं दे रहे, जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो एक दिन आपको कनेक्ट करेगा आपके अंदर की डिविनिटी से, वो एक दिन आपको कनेक्ट करेगा आपके अंदर के उस हीरो से। और एक बार उसका नशा आपने पा लिया, उबर नहीं पाओगे उससे आप। बड़ी उम्मीद से आपसे ये बात कहता हूं, एक बार एक दिन की कोशिश तो करो। एक बार अपने अंदर की डिविनिटी को, अपने अंदर के हीरो को सरफेस पे आने तो दो। और यहां से विदा लेने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, ये हीरोज की बात होती है, ये जितने आप बैठे हो सब के सब, ऑल ऑफ यू आर हीरोज एंड हीरोइंस एंड एक्चुअली नो लेस। और ये हजारों लोग जो यहां बैठे हैं, नौजवान दिल और दिमाग, अगर एक बार ये हीरो बन गए जो हैं, संभावना है वो बन गए, यहीं से आज से अभी से एक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। इसमें कोई खून नहीं बहना, वो परिवर्तन की बयार बहेगी जो इस देश को और समाज को बदल के रखेगी। आप कोशिश तो करो। और आपसे अंत में ये पूछता हूं जाने से पहले, कोशिश करोगे आप? इतनी धीमी आवाज के साथ आपसे फिर से पूछता हूं, कोशिश करोगे आप? एक बार और, आप कोशिश करोगे? क्या संगीत है ये! आपकी यहां आपकी आवाज मेरे लिए संगीत है। और मैं बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने इस संगीत का सृजन किया। मैं कृतज्ञ हूं उस परमात्मा का जिन्होंने इस संगीत के सृजन में मुझे भी एक छोटा इंस्ट्रूमेंट बनाया। मैं आपसे यही बात करूंगा कि आप अपने अंदर के हीरो को पहचानो, उसे कुरेद के उसे निखरने उभरने का मौका दो। और अगर ऐसा हो सका तो अपना ये देश सज्जनों के रहने लायक बन सकेगा। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा कांत मिश्रा जी। आपकी इन बातों का एक असर हमारे सब युवाओं पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।